नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आइए आगे का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू द स्लैब हम लोग पढ़ रहे थे। स्लैब में शिफ्ट का कहानी पढ़े थे और कई डेरिवेशन उसमें भी किए थे। डेरिवेशन जो इसका रिमेनिंग पार्ट का जो डेरिवेशन है हम आपको क्लास में कराएंगे जब ऑफलाइन चालू होगा। अभी जो है हम आपको सिर्फ सवाल बनाने का तरीका बताएंगे कि किस तरीक़ा से सवाल आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहीं भी जेई मेन चाहिए, नीट जाइए, जेई एडवांस जाइए, आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही कम मिलता है। ओनली फॉर द एप्लीकेशन मिलेगा, किसी भी फार्मूला का एप्लीकेशन आपको मिलता है, बस उसी एप्लीकेशन पे हम लोग आज बात करेंगे। उसके आगे जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसके आगे बाकी इसका जो डेरिवेशन है हम पहले ही भी बता चुके हैं कि स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा वही 5 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। इसमें ऑलरेडी पहले बता दिया गया है कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आएगा वो सिर्फ रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस से आएगा, बस उसी से आने वाला है। तो हम उस पर भी बात करेंगे, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे। पहले हम लोग सिर्फ सवाल पे काम करते हैं कि किस तरीक़ा से सवाल डील किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि सवाल किस तरीक़ा से करते हैं। अभी थोड़ा सा स्लैब पर भी बचा हुआ है क्योंकि वहाँ पे मिरर उरर नहीं जोड़े थे। अभी मिरर जोड़ के हम लोग कर लेते हैं कि किस तरीक़ा से होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरीक़ा से है कि एक कोई स्लैब रखा हुआ है ऐसे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कि 2 है और ये 1 है और इधर 1 है। इसका थिकनेस जो है आपका 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक हम कॉनकेव मिरर लगा दे रहे हैं, यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जर्वर है, इधर कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा। तो एक बात बताइए, जब भी कोई पार्टिकल अगर इंसिडेंस होता है तो नॉर्मल के रेयर से डेंसर जाता है तो क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, इसके लिए क्योंकि थोड़ा सा ये पीछे शिफ्ट की ओर दिखाई देगा टुवर्ड द। कभी भी रेयर से डेंसर जाता है तो डेंसर में क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। तो वो कुछ इस प्रकार से लगता है कि वो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ से इधर निकलेगा, यहाँ से इधर निकलेगा, तो ये अगर मान लेते हैं आपका नॉर्मल है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है। तो इसको ऐसा लगता है कि वो कहीं यहाँ से आ रहा है। तो मिरर पे जब लाइट रे जाएगा, मिरर पे जब लाइट रे जाएगा, आप ध्यान से समझिए, जब मिरर पे लाइट रे जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इनिशियल ऑब्जेक्ट। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये देखिए ऑब्जेक्ट का शिफ्टिंग हो गया। आप बिना रे डायग्राम बनाए आप इसको शिफ्ट कर सकते थे कि ये कितना शिफ्ट होगा। रियल में मिरर के लिए ये वाला जो है ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। अब बिना रे डायग्राम बनाए भी इस तरीका से सोच सकते थे। हम रे डायग्राम इसलिए बनाए ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। देखिए, सवाल बनाने के लिए कभी भी रे डायग्राम हमको एग्जाम में नहीं पूछता हो, हम ना बनाते बैठेंगे भी, कोई जरूरी नहीं रे डायग्राम है। हम लोग सिर्फ टेक्निक सीख लेते हैं कि किस तरीका से बनाते हैं। सबसे पहला बात अगर ये है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो मिरर के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा शिफ्ट दिखाई देगा। तो शिफ्ट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, T × 1 - 1/μ जानते हैं, क्योंकि अगर बाहर एयर है तो 1 ऊपर होगा। यहाँ से 15 हो जाएगा सेंटीमीटर, 1 - 1/μ, म्यू कितना है 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा आपका। अगर कुछ इस तरीका से लीजिए कि ताकि वो क्लियर कट जाए मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से कितना ले लीजिए, 1.5 ले लीजिए यहाँ पे, तो आसानी से कट जाएगा। देखिएगा 1.5 लीजिए तो यहाँ से मेरे ख्याल से 15 × 0.5/1.5 आएगा। तो ये 15 और ये वाला जो है आपका जो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 15 से 15 कैंसिल, तो आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। तो सोचिए ऑब्जेक्ट है, क्या इंसिडेंट रे तो ऐसे ही ना जाता, अगर इधर जा रहा है तो इंसिडेंट रे इधर जाता। तो बोले थे ना कि अगर पॉजिटिव आएगा तो इंसिडेंट रे की तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा। तो कितना का शिफ्ट हुआ, 5। तो ये 5 सेंटीमीटर। तो रियल में मिरर के लिए यहीं पे है। अच्छा इसका और भी सारा चीज़ दिया होना चाहिए। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 25 हो गया, 25 और 15 40 हो गया।
और ये आपका ये यहाँ से जो यहाँ तक है ये भी दे दिया है, सारा यहाँ से यहाँ दिया हुआ है रियल में जो जितना था। तो ये 25 है, 25 और 15 कितना हुआ 40, और ये आपका दे दिया है 25 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो बताइए 5 जब इधर हो जाएगा तो मिरर के लिए देखिए क्या मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का जो दूरी होगा क्या 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, क्या 65 है कि नहीं है। यहाँ से अगर यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ से यहाँ कितना है 65 है। अच्छा उसमें से 5 से शिफ्ट हो गया तो बचा 60 है ना। तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। अभी तुरंत हम बताए भी थे कि कैसे दिखाई देता है। तो डायरेक्ट u का वैल्यू क्या ले लेंगे, -60 ले लेंगे, क्योंकि मिरर के ए साइड जाइए तो माइनस और ए साइड जाइए तो क्या होता है प्लस होता है। अच्छा फोकल लेंथ में फिर से इधर ही जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो कितना होगा -20। तो देखिएगा v क्या होता है u(f) बटा u-f से निकालिएगा तो ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर आने का मतलब कहाँ पर हो गया, ध्यान से देखिएगा -30 सेंटीमीटर आ गया। तो -30 सेंटीमीटर कहीं, या ये 40 है, कहीं इसके बीच में आएगा ऐसे -30 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, अगर ये -30 सेंटीमीटर आया, ये टोटल 40 है ना, यहाँ 25 और यहाँ पर आया होगा कुछ इस तरीका से ये इमेज आया। तो एक बात बताइए, यहाँ से जाग के और ये आ रहा होगा तभी ना इमेज बना होगा, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर -30 सेंटीमीटर। देखिए इसमें रे डायग्राम अगर बनाते बैठेंगे बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपको ओरल आंसर बनाना है, ध्यान से समझिए, अगर आपको ओरल आंसर बनाना है तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बस टेक्निक सीख लें कि किस तरीक़ा से जल्दी से सवाल बनेगा। जैसे पहला टेक्निक क्या सीखे कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है, बीच में स्लैब रखे तो यहाँ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है तो इधर ही शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अब बात आया कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा था, यहाँ पर इमेज बना, लेकिन इसको देखने के लिए क्या फिर से स्लैब से पार करना पड़ेगा। इस ऑब्जर्वर को देखना है, जैसे ये लाइट रे इस स्लैब से पार होगा ना, तो स्लैब से पार होगा तो अगेन फिर से शिफ्ट होगा। एक तो मिरर पहला क्या किए, शिफ्टिंग का फॉर्मूला, दूसरा मिरर का, फिर जब वापस जहां पर इमेज बना, इस इमेज को देखने के लिए क्या इस स्लैब से लाइट पास होगा कि नहीं पास होगा, तो फिर से शिफ्ट होगा। तो अब इंसिडेंट रे कौन हो गया, जो घूर के आ रहा है वो वाला इंसिडेंट रे हो गया। यहां से गया इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे, उधर से लौट रहा है तो अब ये वाला इंसिडेंट रे हो गया। तो अब जो शिफ्ट होगा फिर से 5 होगा, किधर, अब इंसिडेंट रे इधर नहीं रहा, अब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जब आ रहा था तो इस स्लैब के लिए क्या ये वाला इंसिडेंट रे हो गया, इधर आ रहा था तो अब शिफ्ट इधर होगा 5, तो यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ 40 होता है, तो कहीं ना कहीं यहीं पर ना फाइनल इमेज बनेगा, जो कि यहाँ से कितना सेंटीमीटर में बनेगा 35 सेंटीमीटर पे, और डायरेक्ट देखिए आंसर हो गया। आप अगर आप बुक में इसको सॉल्व करिएगा देखिएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। आप टेक्निक पे देखिए, स्लैब है तो शिफ्ट होगा, घूर के आएगा वापस शिफ्ट होगा। अच्छा शिफ्ट किधर होता है, इंसिडेंट रे के लॉन्ग तब होता है जब आपका शिफ्ट पॉजिटिव है, इंसिडेंट रे के अपोजिट कब होता है, जब शिफ्ट आपका नेगेटिव है। तो देखिए घूर के यहाँ से तो गया तो इसके लिए इंसिडेंट रे इधर था इसलिए इधर शिफ्ट हुआ। अब जब घूर के उधर से आएगा तो सोच के देखिए इंसिडेंट रे अब इसके लिए क्या इंसिडेंट रे अब ये वाला हो गया ना, अब ये इस स्लैब के लिए इंसिडेंट रे हो गया तो अब इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर बना था, देखिए पहला इसके लिए इमेज बना I1 इसके लिए, फिर इसके लिए इमेज बना I2 एंड फाइनली यहाँ पर I फाइनल कितना सेंटीमीटर पे 35 सेंटीमीटर पे बन गया। तो स्लैब में अगर मिरर भी लगा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसानी से सवाल बनता है, ओरल बनता है। यकीन मानिए इस टाइप का सवाल आपको ओरल बनेगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता इस टाइप के सवाल बनाने में। आप एक एक करके डिटेल में बनाते रहिएगा तो कम से कम आपका 5 मिनट का आएगा, और इस तरीक़ा से सोचिएगा तो 30 सेकंड में आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। आइए ऑटो कॉलिमेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझे। ऑटो कॉलिमेशन का मतलब होता है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है
जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनता, वहीं पर इमेज बनता है। जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है इमेज भी वहीं पर बनेगा, तब उसको क्या कहते हैं, ऑटो कॉलिमेशन। हमेशा याद रखिएगा, उसको क्या बनेगा, ऑटो कॉलिमेशन। तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि कभी कभी ऐसे दे दिया हमको, ये आपका मिरर स्लैब है, ये आपका इस तरीका से मिरर है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका मिरर है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर मान लेते हैं फिर से 1.5 एंड ये वाला दूरी भी 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, एंड ये इसका फोकल लेंथ ऐसा मान लीजिए कि ये फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिएगा। एंड अगर ये 20 सेंटीमीटर है, ये वाला हम यहाँ से दूरी मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है इसका, एंड फोकल लेंथ अगर देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर पे है, एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पे, मतलब 15 और इधर होगा। ऑब्जेक्ट ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से कितना दूरी पर है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से दूरी है 20 सेंटीमीटर, ऐसे दूरी है, नहीं सॉरी ये वाला तो एक्स बताना ही है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एक्स आपको बताना है, यहाँ से कितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखें ताकि इमेज जो है यहीं पर बने। फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ से कितना दूरी पर हम एक्स को रखें, थोड़ा सा पास रखें, रे डायग्राम अच्छा से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब ये बोला कि यहाँ से आप कितना दूरी पर एक्स को रखिएगा कि इमेज जो है आपका यहीं पर बन जाए। तो क्या करना है, इस मिरर को क्या लगना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, आपको एक रूल पढ़ाए थे कि अगर ये मिरर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट अगर जाती है तो क्या उसी से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है, क्योंकि 90 डिग्री पर मिरर पे पड़ती है। तो इसी सेम कहानी है कि अगर हम इसको देखिए, जैसे यहाँ से गया थोड़ा सा टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ऐसे तो नॉर्मल से दूर। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 90 डिग्री पर गिरा तो ये 90 डिग्री पर कब गिरेगा, जब इसको लगेगा कि कहां से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तबे ना सेम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तब ना डायरेक्ट यहीं पर आके बनेगा। यहां से लाइट गया अवे टुवार्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, क्योंकि रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। तो सोच के देखिए कि अगर ये 90 डिग्री पर गिरेगा तब ना ये वापस उसी सेम पाथ पे आ जाएगा, तब ना यहीं पर इमेज भी बन जाएगा, क्योंकि यहां से वापस रिफ्रैक्शन होगा तो यहीं आएगा। तो इस मिरर को क्या लगना चाहिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है लाइट, तब ऐसा संभव है कि वहीं पर इमेज बने। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो कॉलिमेशन, यही कॉन्सेप्ट है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। एक बार वापस रिपीट करते हैं हम चाह रहे थे कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो। तो लाइट रे हम जैसे बनाए टुवार्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अगर ये मिरर पे 90 डिग्री पर गिरेगा तबे ना उसी पाथ से लाइट आएगा, और तबे ना फिर से रिफ्रैक्शन होकर यहीं पर बनेगा। तो मिरर पर लाइट 90 डिग्री पर कब गिरती है, जब 90 डिग्री पर इंसिडेंस होता है। तो 90 डिग्री पर इंसिडेंस कब होगा, जब मिरर को लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो यहां से देखेंगे तो अच्छा शिफ्ट कितना का होगा, यहां पर शिफ्ट कितना का होना चाहिए, क्या 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए शिफ्ट। भाई यहां से यहां शिफ्ट यही ना, ऑब्जेक्ट है तो शिफ्ट होके 5 होगा, और जैसे ही शिफ्ट हुआ वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। जहां पे सिर्फ मिरर को क्या लगना चाहिए कि मिरर को यही ना लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, तो कैसे निकालते हैं शिफ्ट से। शिफ्ट कैसे निकालते हैं अभी तो बताए थे, सेम तो होगा 1 - 1 बटा म्यू से। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो क्या प्लस में 5 सेंटीमीटर आता है, तो प्लस में है तो इंसिडेंट रे के लॉन्ग शिफ्ट हुआ। अब इसको और यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, तभी तो सेम पाथ से आएगा। अब जोड़ लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है 40, अब इसको जोड़िए, यहाँ से यहाँ कितना हुआ 10 प्लस कितना हुआ 15, और प्लस में ये वाला कितना होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा,
x माइनस 5, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए x माइनस 5। अब इसको पूरा को जोड़िए, कितना हुआ 40, 20 10 25 में से 5 गया 20, तो 20 सेंटीमीटर। तो अगर आपका x ये वाला 20 सेंटीमीटर अगर आप लेते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनेगा इस पूरे कॉम्बिनेशन से, तो यही कहलाता है ऑटो कॉलिमेशन। तो देखिए x का वैल्यू कितना आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि किस तरीका से इसमें हम लोग ढंग से डिज़ाइन किए हैं। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद रख लेना है, आपको रे डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। जब भी ऑटो कॉलिमेशन बोले यहाँ से शिफ्ट करा दीजिए, और जहाँ पर शिफ्ट होगा वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो हम इतना टाइम वेस्ट काहे करेंगे। अगर हम पहले से कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर ये सेंटर ऑफ मिरर को क्या लगना चाहिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा हो, तो भैया शिफ्ट करा दिए, यहाँ से x था x माइनस 5 और जोड़ने पर पूरा 40 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए x बराबर 20 सेंटीमीटर ना हो गया, तो यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं, बाद में जुगाड़ लगा लेते हैं कि जल्दी से हम कैसे सवाल को डील करेंगे। तो ये था स्लैब और मिरर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और होता है रिफ्रैक्शन में, उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी तो रिफ्रैक्शन बहुत है। चलिए, रिफ्रैक्शन में एक टर्म और होता है, उस टर्म पे भी बात कर लेते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एंड दूसरा इसी में पढ़ेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, चाहे वो जेई मेन हो, नीट हो, जेई एडवांस हो। फिर से बता रहे हैं, इसमें फिर से डेरिवेशन का कोई लफड़ा नहीं, कोई इस टाइप का नहीं होता, सिर्फ इसमें समझना होता है, बुद्धि का खेल होता है। तो बुद्धि के खेल से हमको इस पे काम करना है, बिल्कुल बारीकी से देखना है कि किस तरीका से हम इसको सोच पाते हैं। अगर इसका बुद्धि का खेल एक पर लग गया, 100% एक सवाल अगर आ जाएगा, ऐसे चांसेस यहीं से होता है कि TIR से या क्रिटिकल एंगल से पूछा जाता है। पहले समझते हैं क्या होता है क्रिटिकल एंगल। देखिए, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, समझिए ध्यान से। यहाँ पर बोला गया कि क्रिटिकल एंगल तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डेंसर मीडियम का ND लिख देते हैं और रेरर मीडियम का NR। तो मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है रेरर से, तो इस तरीका से कर सकते हैं। बोला गया कि जब लाइट रे इंसिडेंस हुआ और आफ्टर रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कहलाता है क्रिटिकल एंगल, C से डिनोट किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, कब क्रिटिकल एंगल डिफाइन होता है, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है। अच्छा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर से रिपीट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है कितना हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब इस तरीका से हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तब आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल है। अच्छा, इसका अगर क्रिटिकल एंगल निकालना है तो स्नेल्स लॉ इस्तेमाल कर लें, तो ND sin C और यहाँ पर NR क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर 90। तो ध्यान से देखिए, क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं क्या, छोटा वाला बटा बड़ा वाला। याद रख लीजिए, हमेशा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा डेंसर, या फिर छोटा बटा बड़ा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम क्रिटिकल एंगल से, ध्यान से सोचिएगा, ये तो हो ही गया क्रिटिकल एंगल, लेकिन अगर बात बताइए TIR का कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मज़ा आ जाता है ये सवाल सोचने में। ये तो अभी TIR का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पर जब इसे सवाल आपको मिलेगा और रियल में अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सही ढंग से आप पढ़े हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा इस टाइप के सवाल को डील करने में। देखिएगा अभी कैसे कैसे सवाल इसमें अटैच होता है, हम आपको सारा सवाल करा के दिखाएंगे। बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है ये सारी चीज़ें। देखिएगा TIR क्या होता है, तो बोला कि भाई साहब अगर हम डेंसर मीडियम से, यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये रेरर मीडियम है, तो बोला कि लाइट रे अगर हम डेंसर मीडियम से
डालते हैं लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तब तो भैया ये तो फाइनल 90 डिग्री पर हो गया था। अब क्या होगा, अगर इक्वल टू था तो 90 डिग्री पर, अब उससे ज़्यादा किए तब रिफ्लेक्शन हो जाता है। देखिए अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, पहले क्या पढ़े थे, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन एक स्पेशल केस है कि जब डेंसर से रेयर में आप डाल रहे हैं, डेंसर से रेयर में कोई भी लाइट रे इंसिडेंस हो रहा, देखिएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप क्रिटिकल एंगल से बढ़ा लिए हैं, तो आपका यहां पर क्या होगा, TIR का कॉन्सेप्ट आएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान है, हर बार हम चेक कर लेंगे कि हम डेंसर से रेयर जा रहे हैं, क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है कि छोटा है, छोटा है तो रिफ्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पर छोटा रहता आई, यहाँ पर आई छोटा रहता सी से, तो रिफ्रैक्शन होता, बाहर निकलता, लेकिन ये बड़ा है तो रिफ्लेक्शन होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का। आप देखिए जाना चाहिए था इधर, चला गया इधर, और सेम एंगल से, तो यहाँ पर डेविएशन भी चाहे तो निकाल सकते हैं, कितना, π-2i, आई क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन बच्चों ध्यान से, यहाँ पर बड़ा ही अलग तरीका कॉन्सेप्ट है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, TIR का आपसे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा सवाल, और क्योंकि ये जनरल लाइफ में एप्लीकेबल है इसीलिए इससे सवाल आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। IIT ये नहीं देखता है कि आपका सवाल टफनेस या फिर वो उसका इजी वाला पार्ट, ऐसे नहीं पकड़ता है। वो देखता है कि रियल लाइफ में यूज जो है, अप्लाई जो है, वो कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो 12th पोर्शन से आपका रियल लाइफ में ज़्यादा होता है। 11th में मैक्सिमम टाइम्स आपका हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कैसे, जैसे हम एयर गायब कर लेते हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, लेकिन 12th में ऐसा पोर्शन बहुत कम मिलता है, इसीलिए ज़्यादा चांसेस होता है 12th से क्वेश्चन आने का, क्योंकि उसमें हाइपोथेटिकल चीज़ें बहुत कम होती हैं। ये रियल लाइफ पर ही हम लोग काम करते हैं। अब इन्हीं दोनों चीज़ों पर किस तरीका से सवाल को सेट किया गया है, किस तरीका से अरेंज किया गया है, हम लोग इसी पे बात करेंगे। एक क्रिटिकल एंगल आप देख लिए, और एक क्या देख लिए, अपना TIR देख लिए कि TIR का कॉन्सेप्ट कब आएगा, एंगल क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो जाता है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बेसिस पे हम लोग सवाल करते हैं, पॉज करके लिखिए इसको। आई अब मान लिया जाए, देखिए जैसे मान लेते हैं कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ये 2 है, और यहाँ पर बोला गया, ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला गया कि कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हुआ एंड इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 2 टाइम्स, ऐसे बोला गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से देखने वाली बात है, पहले पॉज करके आप सॉल्व करिए, पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए। अब सॉल्व कर लिए, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चा यहाँ गलती क्या कर लेता है, वो तुरंत क्या करेगा, अच्छा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्रिटिकल एंगल का दुगना है, ज़्यादा है, यहाँ पर देखा अच्छा एंगल ऑफ क्रिटिकल से ज़्यादा है, तो वो तुरंत करा देगा कि सर रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि अभी बोले थे कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है रहेगा तो TIR होगा। भैया यहाँ पे TIR नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से समझें। TIR का कॉन्सेप्ट कब होता है, जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं। यहाँ क्या है, रेयर से डेंसर में जा रहा, तो ये तो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि बड़ा है कि छोटा है। ध्यान से समझिए, ये क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, तो आधा इंसान सोच लेगा सर ये TIR होगा, पर वो भूल गया
कि TIR कॉन्सेप्ट कब आता है, जब डेंसर से रेरर जाता है, रेरर से डेंसर नहीं जाता, डेंसर से रेरर जाता है। तो इस बात को ध्यान से समझे। अच्छा, अगर ध्यान से देखिएगा तो करेंगे क्या, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। क्रिटिकल एंगल में होता है छोटा वाला बड़ा, तो क्या C बराबर 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, क्या 60 डिग्री। अब लगाइएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या रेरर से डेंसर जा रहे हैं, तो रेरर से डेंसर में क्या टुवार्ड्स द नॉर्मल होता है, जब आप रेरर से डेंसर जाते हैं तो नॉर्मल है, तो क्या टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा, यार होगा। स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, 1 इंटू साइन 60 एंड 2 इंटू साइन आर, तो √3/2, यहाँ पर 2 साइन आर, तो देखिए आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स √3/4। यहाँ से आप इसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ से इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो कई बार बच्चे इस तरीका के चीज़ों में भी कंफ्यूज होते हैं, वो क्रिटिकल एंगल देखते ही वो वाबला हो जाते हैं, बोलते हैं अच्छा क्रिटिकल एंगल का दुगना है तो TIR हो जाएगा, वो खटाक से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ से निकालते हैं कि सर इतना ही होगा। भाई थोड़ा सा सोच ले, थाम ले, रेरर से डेंसर जा रहा है, डेंसर से रेरर नहीं आ रहा, तो कॉन्सेप्ट हमेशा डेंसर से रेरर के लिए होता है, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, डेंसर से रेरर जाने पर ही क्रिटिकल एंगल डिफाइन होता है एंड TIR डिफाइन होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, कुछ कुछ कर लेते हैं इसके बेसिस पे कि TIR का किस तरीक़ा से और एप्लीकेशन है। जैसे मान लीजिए कि आपका इसका एप्लीकेशन अगर ध्यान से देखना हो तो आप एक ऐसा कर लीजिए कि देखिए, जैसे इसमें एप्लीकेशन ये है कि मान लीजिए ये वाटर है इस तरीक़ा से, हालांकि ये TIR तो नहीं है, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे बल्ब लगा हुआ है ऐसे नीचे, तो भाई ये लाइट रे ऊपर जाएगी, यहाँ पर आँख है, तो एक बात बताइए, क्या ये जाएगी तो क्या यहाँ पर वाइट पैच दिखेगा? आप कहीं कहीं पे जब जाते हैं स्विमिंग पूल में, जब मतलब अच्छा सिटी में जाते हैं तो वहाँ स्विमिंग पूल में देखिएगा कि कहीं कहीं पे रात को जब देखिएगा तो वो एक धब्बा सा बना हुआ था, पैच सा बना हुआ होता है वाइट कलर का। वो रियल में क्या कनेक्शन होता है, यहीं से कनेक्शन होता है, यहीं से जुगाड़ लगाया जाता है। क्या देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये D है, ये वाला D दूरी है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट रे जा रहा है, तो लाइट रे जाएगा तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, जैसे कि ये एयर है और ये वाटर है, तो 4/3 होगा, लेकिन अभी म्यू लेके हम चल रहे हैं। तो सोचिए ये लाइट रे जाएगा ऐसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या इधर हो जाएगा, टुवार्ड्स द, और डेंसर से रेरर जा रहा है तो टुवार्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जिस पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाएगा, ध्यान से समझिए। अच्छा, इसके बाद जाएगा तो अंदर ही रह जाएगा, इसके बाद अगर गया तो क्या लाइट अंदर ही ना रह जाएगा? सोच के देखिए, अगर इसके बाद गया तो क्या TIR हो जाएगा? क्योंकि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद जो जाएगा तो जब लाइटें नहीं बाहर जाएगा तो बाहर दिखाई कैसे देगा? लाइट तो बाहर जाना चाहिए, तो बाहर लाइट कब तक जाएगा, जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर ना हो जाए। अच्छा, ये इसका शेप कैसा बनेगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस तरीके का सर्कुलर बनेगा, यहाँ के बाद भी क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, I बराबर C के बराबर आ जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं कोई रेडियस होगा, तो भाई हमेशा पूछता है कि इसका रेडियस बताएं या फिर इसका एरिया बताएं, जबकि ये वाला हाइट आपको दे रखा। तो एक बात बताइए, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये वाला कितना होगा, ये भी क्रिटिकल एंगल के बराबर ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये। अब सोचिए अगर हम यहाँ से बोलें कि tan, यहाँ से देखिएगा tan C बराबर क्या, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर क्या रेडियस है और बेस कितना है D जो कि दे रखा है। अच्छा, हम साइन C का वैल्यू जानते हैं कितना, बताइए, साइन C का वैल्यू होता है छोटा बटा बड़ा म्यू, क्योंकि एक एयर है और दूसरा म्यू है, तो यहाँ से tan C कितना होगा,
तो ये tan c हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है p बाई यहाँ पर h है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो ये p बाई b होता है। तो b क्या हो जाएगा, क्या रूट अंडर म्यू स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो tan c यहाँ से पुट कर लीजिए, 1 बटा रूट अंडर म्यू स्क्वायर -1, ये r हो जाएगा d। तो यहाँ से देखिए रेडियस कितना हो जाएगा, तो क्या d बटा रूट अंडर म्यू स्क्वायर -1। तो देखिए डायरेक्ट रेडियस का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि अगर ऐसे कोई बल्ब रखा हुआ हो और आपसे यहाँ पर वाइट पैच जो बनेगा, क्या ये सर्कुलर वाइट पैच बनेगा, तो इसका रेडियस कितना होगा, d बटा रूट अंडर म्यू स्क्वायर -1 होगा। देखिए r इक्वल टू d बटा रूट अंडर म्यू स्क्वायर -1 होगा। डायरेक्ट यहाँ पे वाइट पैच जो बन रहा है उसका रेडियस, और यहाँ से आपको एरिया भी पूछ सकता है, तो आप एरिया के लिए क्या कर दीजिएगा, क्या पाई r स्क्वायर कर दीजिएगा। आपका पाई r स्क्वायर से क्या यहाँ पे क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ से इस तरीका से भी कॉन्सेप्ट क्रिटिकल एंगल के साथ जुड़ता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे अब, ठीक, देखिए आगे। चलिए भाई, और क्वेश्चन कैसे करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऐसे प्रिज्म है, इस टाइप का प्रिज्म पढ़ाया नहीं है पर कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा सब। बोला नॉर्मली ऐसे इंसिडेंस हुआ, ये ए है, ये बी है और सी है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ठीक है, और म्यू दे रखा है 1 और 1 है। यहाँ पर बोला फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, minimum value of mu such that light does not go from the side AC साइड से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या TIR होगा तबे ना बाहर ना जाएगा, नहीं तो रिफ्रैक्शन होगा तो भाई बाहर जाएगा। 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पर तो भाई 90 डिग्री पर बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो रिफ्रैक्शन हो सकता है। पर यहाँ पर बोल रहा है कि म्यू का मिनिमम वैल्यू बताएं, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा से इतना ज़्यादा रखिए, वो चांसेस है कम होने का। मिनिमम म्यू का बताइए ताकि ये बाहर नहीं जा सके, मिनिमम बताना है म्यू का वैल्यू जो बाहर नहीं जा सके। तो कैसे करेंगे, क्या हम मान लेते हैं कि ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन है, ये थीटा है 90 है, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या ये थीटा हो जाएगा, ये वाला ध्यान से देखिएगा, क्या ये 90 माइनस थीटा है तो ये, और ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। क्या ये थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए। ग्रेटर देन इसलिए नहीं प्योर बोल रहे हैं क्योंकि हमको मिनिमम चाहिए, मिनिमम में क्राइटेरिया कम से कम सी के भी बराबर हो जाए तो भी नहीं बाहर जाएगा। तो दोनों तरफ क्या कीजिए, साइन लगा दीजिए, साइन थीटा ग्रेटर देन साइन सी, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी। तो यहां पर अगर आप देखते हैं साइन थीटा दिया हुआ है, साइन सी क्या होगा 1 बटा म्यू। अब उलटिएगा ये वाला तो क्या ये ऐसे हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, वो पोलरिटी चेंज कर जाएगा, तो चेंज कर गया। तो म्यू या तो इससे बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर, इससे बड़ा या इसके बराबर। तो बताइए कि मिनिमम कितना, क्या 1 बटा साइन थीटा हो गया। तो डायरेक्ट देखिए, सोचने का तरीका देखिए, सवाल इसमें बहुत सारा है, सवाल अगर आप देखिएगा तो इसमें बहुत सारा सवाल आता है, आप डील नहीं कर पाएंगे, इतना सारा सवाल होता। पर कॉन्सेप्ट हमेशा एक रहता है, देख लीजिए कि कौन सा सरफेस से बाहर नहीं जाने का प्रयास कर रहा, नहीं जाने का बात कर रहा। जिस सरफेस से नहीं जाने का बात कर रहा उस सरफेस से हम सोचेंगे नहीं। ध्यान से समझिए कि जिस सरफेस से वो नहीं जाने का बात कर उस सरफेस से हम लोग सोचेंगे नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना।
सिंपल सा हमको क्या करना है कि ये यहाँ पर कि जो भी एंगल यहाँ पर निकलेगा इंसिडेंस वाला, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू सी कर देना, उससे हमारा सारा कहानी बन जाएगा। जैसे इससे रिलेट करके एक और सवाल हम आपको कराते हैं देखिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये सरफेस है, ऐसे ये सरफेस है, इस तरीक़ा से सरफेस है, देखिएगा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे आया, ये आया, अब ये म्यू है, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हम बाहर एयर है, हमको बोला फाइंड अगेन मिनिमम वैल्यू ऑफ, नहीं मिनिमम नहीं, फाइंड आई बोला गया, फाइंड आई सच दैट light does not goes from the side ए बी से ना जाए। तो सोच के देखिए, सबसे पहले ये रिफ्रैक्शन होगा, अगर इस तरीक़ा से है, थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान लगे, ये ऐसे होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ से लाइट रे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये तो रेयर से डेंसर आ रहा था, यहाँ तो TIR होने का कोई चांस नहीं, यहाँ होने का चांस है, तो यहाँ से लाइट रे बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये जो भी एंगल होगा, मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा एंगल जो होगा यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। बस यही कॉन्सेप्ट हमेशा पकड़ के रखना है। क्रिटिकल एंगल और TIR का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जिस बच्चे को ये पकड़ में आ गया वो मिनटों में सवाल को डील कर लेता है, हमेशा याद रखिएगा, मिनटों में सवाल को डील कर सकता है। एक बार जल्दी से पॉज करके इसको सोचिए और बनाइए, जल्दी से इसको पॉज करके सोचिए, तो पॉज कर सोच लिए, चलिए आगे देखिए, सोचिए। सबसे पहले आर निकालिए, आर क्या होगा, 1 इंटू साइन आई बराबर n इंटू साइन आर। तो बताइए साइन आर का वैल्यू कितना हो गया, साइन आई बटा एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ले लीजिए, म्यू ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, तो यहाँ से r निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये 90 डिग्री है, ये r है, तो थीटा कितना होगा, तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा क्या 90 माइनस r हो जाएगा, यहाँ पे थीटा लिखे थे। अब ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू c होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, तो ये 90 माइनस आर ग्रेटर देन यहाँ पर हो जाएगा साइन सी। साइन 90 माइनस आर क्या होता है, तो कॉस आर होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, साइन आर तो हमको पता है, यहाँ पे देखिए हमको ये साइन आर पता है, तो क्या कॉस आर वहाँ से निकाल सकते हैं। सोच के देखिए कॉस आर कितना निकलेगा, तो अगर यहाँ से हम कॉस आर निकालते हैं, यहाँ से अगर हम कॉस आर निकालते हैं, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉस आर होगा बेस बटा तो रूट अंडर, यहाँ से हो जाएगा म्यू स्क्वायर साइन आई का स्क्वायर और बटा हाइपोटेनस कितना म्यू, तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर म्यू स्क्वायर साइन आई का स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा म्यू ग्रेटर देन साइन सी को क्या लिख सकते हैं 1 बटा म्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से 1 बटा म्यू लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 90 यहाँ पर 1 बटा म्यू लिखा जाएगा। अब देखिए म्यू और म्यू कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा म्यू स्क्वायर साइन आई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको उधर कर दीजिए, इधर रखिए, तो मेरे ख्याल से आएगा म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आई, तो साइन आई यहाँ से क्या लिख सकते हैं लेस देन म्यू, मतलब तो आई लेस देन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू, तो इससे कम या इतने के बराबर, इससे कम या फिर इतने के बराबर, ध्यान से समझिए, इससे कम या इतने के बराबर अगर है, ये वाला इतने के बराबर है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका आई का वैल्यू, आई का रेंज मिल गया कि यहाँ से नहीं पार होगा। इस तरीक़ा से आप डील कर सकते हैं। ले देकर काम तो एक ही किए, कैलकुलेशन क्या बढ़ा, यहाँ वाला एंगल निकालिए और उसको ग्रेटर देन सी कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्लियर हो गया, चले आ गया, आइए आगे देखते हैं।
एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर इसका एक थोड़ा सा ग्राफिकल सेक्शन आता है TIR से रिलेट करके, हम उस पर भी बात करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये बोला गया, ध्यान से देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इसमें। जैसे मान लीजिए कि ट्यूब टाइप के आप देखे होंगे, इस तरीक़ा से ऐसे ये आया है और ये आपका आया है। थोड़ा सा और अच्छा से बनाइए इसका, ये आपका अगर ऐसे है और ये भी आपका इस तरीक़ा से, ठीक है ना, थोड़ा बराबर है। ये वाला दूरी d है, ये गैपिंग जो है d है, ये वाला दूरी d है, और यहाँ से रेडियस जो है आपका r है, ठीक है। ये रेडियस कितना है, r है। लाइट रे यहाँ से जा रहा है ए पार्ट से, और यहाँ से सीधे जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से बी पार्ट से निकलना चाहिए ऐसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n है, यहाँ पे ऐसे देखिए नॉर्मली है, नॉर्मल जो भी होगा, ठीक है, ये वाला। एंड अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज रेडियस जो है हमारा, जो है r ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज रेडियस ही पूरा r ले सकते हैं। ये d ये वाला पूरा ऐसा मान सकते हैं, ये d जो है आपका ये वाला पूरा है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरीक़ा से रेडियस और किस तरीक़ा से क्या दिया हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये बोला कि लाइट रे अगर इधर से गया तो ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ये निकलना इधर ही चाहिए। इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है थीटा, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू c होना चाहिए। यहां पर r/d का रेशियो पूछ रहा है, r/d का। एक मिनट, सवाल को हम फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बोल रहा है इस तरीक़ा से, या फिर यहाँ पर भी ऐसे ले सकते हैं, इधर ना लेकर ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लगभग रेडियस के बराबर ही होता है, क्योंकि इधर भी तो रहेगा लाइट, और ये वाला आपका r+d के बराबर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, r+d। और यार यहाँ से r/d या d/r का रेशियो पूछ रहा है, d/r का रेशियो बताएं, ताकि लाइट इंसिडेंट तो इससे हो पर बाहर इससे निकल जाए। d/r का रेशियो बताएं ताकि लाइट इधर इंसिडेंट हो और इधर से निकले। तो क्या होगा, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये एंगल निकालो। एंगल कितना है, साइन थीटा बराबर कितना होगा, बोलो, क्या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा, r/r+d, यही ना होगा। अच्छा, साइन थीटा, अब ये थीटा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, c, तो साइन थीटा ग्रेटर देन साइन c, और साइन थीटा कितना है, r/r+d ग्रेटर देन इक्वल टू साइन c कितना है, 1/μ। अब देख लो यहाँ से हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो अगर हम रेशियो निकालते बैठते हैं तो r से डिवाइड दे देंगे, तो 1 प्लस क्या d/r हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/μ। उल्टा कर दें तो उल्टा करेंगे तो पोलरिटी चेंज कर जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस d/r। अब d/r निकालना है, तो d/r जब निकालना है तो क्या वो लेस देन इक्वल टू μ-1 हो जाएगा। तो d/r का रेंज निकल गया। अगर इक्वलिटी का बात करना तो इक्वल टू μ-1 हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसानी से। हर केस में आपको सवाल देखने में बहुत ही टफ लगेगा, लेकिन देखिएगा हर केस में जो है आपका ऐसे ही करना। जैसे कभी कभी ये ट्यूब टाइप के दे देगा ऐसे और बोलेगा लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, तो बोलेगा लाइट बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे जो हम लोग जो क्या बोलते हैं उसका, जो कान में लगा के डॉक्टर हम लोग को चेक करते हैं, हिंदी में तो आला बोलते हैं, तो वो जो है वो वाला भी जो देखिएगा वो कान में लगाता है, वो रियल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। जो धड़कन का आवाज़ सुनाई देता है डायरेक्ट कान में, वो अंदर TIR होने के कारण होता है। अब सोच के देखिए यहाँ पर कि ये लाइट बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद ये वाला हमारा अगर I है, ये वाला I है, तो ये R निकाल सकते हैं। अब बोले यहाँ पर जो एंगल होगा क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू C कर देंगे, तो जो भी कॉन्सेप्ट पूछेगा क्या बन जाएगा। देखिए ना, TIR का सवाल बहुत आसानी से बनता है।
हमेशा और हमेशा इस चीज़ को अगर आप सोचते रहिएगा, हमेशा डील करते रहिएगा, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है इस टाइप के सवाल में। हमेशा ऐसे करते हैं, देखते हैं कौन सा सरफेस का बात कर रहा है, और फिर उस सरफेस से हम इस तरीक़ा से सोच लेते हैं। उस सरफेस से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन सी हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, तो हम वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसका ग्राफिकल पोर्शन पे। देखो ग्राफिकल पोर्शन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे हो क्या रहा था कि अगर आपका क्रिटिकल एंगल से, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे है और आई लेस देन सी है, सी से छोटा है, तो क्या रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो इस केस में डेविएशन का वैल्यू आपका क्या हर केस में चेंज करेगा? भैया ये डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस में। आप ध्यान से देखिए, तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन है तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो अगर ये वाला आई है तो ये वाला भी आई होता, तो ये क्या होता आर माइनस आई। लेकिन आर का वैल्यू कितना है ये भी देखिए, आर का वैल्यू कितना है, तो आर निकालना पड़ता, आर कितना होता। तो अगर यहाँ पर एन डी और एन आर ले लें तो एन डी साइन आई और बराबर एन आर साइन यहाँ से हो जाएगा आर, यही ना होता। तो सोच के देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, आर का वैल्यू आई के टर्म में। तो देखिए आर का वैल्यू आई के टर्म में कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एन आर बटा एन डी साइन आई। अब देखिए डेविएशन यहाँ पर साइन इनवर्स एन आर बटा एन डी साइन आई और माइनस में आई। अब देखिए डेविएशन का जो फॉर्मूला हो गया, कब, जब क्रिटिकल एंगल से छोटा है तब, क्रिटिकल एंगल से छोटा है तब ये डेविएशन होगा। अब इसका ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ टफ नहीं है, इसका ग्राफ हम लोग कहाँ से करेंगे, तो इसका ग्राफ रट लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का। डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ होता है। और बता दें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को समझे कि अगर डेविएशन है साइन इनवर्स एन आर बटा एन डी इंटू साइन आई माइनस आई, तो इसका ग्राफ इजिली रूप से बनाना संभव नहीं है। अच्छा ये कब तक ये ग्राफ फॉलो रहेगा, क्या 90 डिग्री से एकदम थोड़ा सा पहले तक? तो हम ऐसे मानते हैं इसका कि अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री पर क्रिटिकल एंगल पर हो एग्जैक्ट, तो क्या यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो इसका डेविएशन क्या होगा, क्या यही वाला है ना, तो क्या ये पाई बटा 2 माइनस सी होगा। तो एग्जैक्ट सी पर कितना डेविएशन है, पाई बटा 2 माइनस सी। अच्छा अगर अब हम ज़्यादा कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर अब हम ज़्यादा कर दिए आई ग्रेटर देन सी, तो देखिए क्या रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा कर दिए तो अगर आई तो ये भी आई के बराबर है, तो डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन तो यहाँ पर पाई माइनस 2 आई। यहाँ पर देखिएगा डेविएशन तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेविएशन और आई के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो अगर आपका आई का वैल्यू सी से छोटा हो तो इससे ग्राफ बनाइएगा, लेकिन इससे संभव नहीं है, रटना पड़ेगा। हाँ इसका बना सकते हैं क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये कब का ग्राफ है, जैसे ही आप क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, कितना बढ़ना है, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा बढ़िएगा, क्या आपका एक सिंपल सा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स जैसा। ये सिंपल है, कब, जब थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से आप आगे बढ़िएगा, आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन क्रिटिकल एंगल तक और उससे थोड़ा सा कम तक इससे बनेगा ग्राफ। अब इसका ग्राफ हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं कि किस तरीका से ग्राफ होता है और उससे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखिएगा, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए ग्राफ कैसे होता है, डेविएशन और आई में, देखिए ये आई है और ये डेविएशन है। स्टार्टिंग में ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, कर्वेचर टाइप का। ये आई बराबर क्या है सी, और ये क्या है डेविएशन,
ये डेविएशन होगा पाई बटा 2 माइनस सी, ऑलरेडी देख लिए। अच्छा एग्जैक्ट थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली, तो हम क्या देखते हैं कि डेविएशन कितना का आता है। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो याद कीजिए आई का जो वैल्यू है, अगर हम थोड़ा सा स्लाइटली लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या मेरा TIR हो जाता है? क्या हो जाता है? TIR होता है कि नहीं होता? और उस केस में लगभग तो क्रिटिकल एंगल ना, ये स्लाइटली बड़ा है तो लगभग, तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? पाई माइनस सी हो जाता है। तो सोचिए बड़ा कौन है, पाई बटा 2 माइनस सी कि पाई माइनस सी? पाई माइनस सी ना बड़ा है। अच्छा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, क्या C माइनस एम एक्स, क्या इसी टाइप का ना ग्राफ बनना है? लेकिन पहले ये तो देखिए कि चालू कहां से हो रहा है, चालू यहीं से ना होगा, I इक्वल टू सी के जस्ट आगे से ना। तो देखिए यहां पर हम गोला लगा दिए, मैथ में पढ़े होंगे कि गोला का मतलब एग्जैक्ट वो पॉइंट पे नहीं, थोड़ा सा आगे। तो क्या यहां से एक स्ट्रेट लाइन आएगा और फाइनली डेविएशन 0 हो जाएगा? कब डेविएशन 0 कब होगा? देखिए तो आई को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइएगा क्रिटिकल एंगल से, आई को धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा, तो उसके किसी न किसी 90 डिग्री तक, अगर 90 डिग्री तक आ गया तो क्या सीधा सीधा चल जाएगा, तो कोई डेविएशन नहीं होगा 90 डिग्री पर। तो फाइनली डेविएशन क्या हो जाएगा? देखिए फाइनली डेविएशन 0 हो गया, स्ट्रेट लाइन बना, ऐसा ही बना, फाइनल डेविएशन 0 होगा। 90 डिग्री जब बढ़ाते 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 90 डिग्री पर आएंगे, आई का वैल्यू 90 डिग्री कर देंगे तो वो सीधा चल जाएगा, कोई डेविएशन ना होगा। यहां पर एग्जैक्ट जब थोड़ा सा आगे करेंगे, तो अभी हम करके दिखाएं कि अगर हम स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो डेविएशन यही ना आएगा, क्योंकि टोटल पाई है। यहां से देखा जाए तो ये इधर हुआ, जाना चाहिए था इधर, लेकिन आ गया इधर, यही ना हुआ कि ये आ गया इधर। तो सोच के देखो ये वाला टोटल यहाँ पाई है, सॉरी पाई माइनस सी नहीं, पाई माइनस 2c। सोचिए ऐसे ना है, और ये वाला मुड़ा, तो ये टोटल 180 डिग्री है, तो यही ना हुआ पाई माइनस 2c, सॉरी पाई माइनस 2c, पिछला में भी आई हो जाएगा, पाई माइनस 2i होगा। तो यहां पर देखिए तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि ये पाई बटा 2 में से c घट रहा है, 90 डिग्री में से, सॉरी 180 में से 2c घट रहा, ये ज्यादा रहेगा। और इस तरीका से बनेगा कब? जब c से ज्यादा होगा, c से ज्यादा होगा तब हमेशा याद रखिएगा, c से ज्यादा, स्लाइटली ज्यादा होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और c से कम या c के बराबर होगा तो कुछ इस तरीका से ग्राफ बनेगा। अब एडवांस में थोड़ा सा इसमें और कॉन्सेप्ट जोड़ा, क्या कि बोला कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से समझिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं, मजा आ जाएगा भाई साहब इस चीज को समझ गए तो, कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन लेस देन पाई बटा 2 माइनस सी रहा, अगर पाई बटा 2 माइनस सी से डेविएशन छोटा रहा, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, हियर देन टू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से समझिएगा कैसे बता रहे हैं, कैसे सोचिए, मान लेते हैं यहां पे डेविएशन है इससे कम, तो एक तो इस फॉर्मूला से होगा और दूसरा बाबू इससे भी होगा, क्योंकि देखिए इसके नीचे आने पर दोनों जगह ग्राफ है मेरा, दोनों जगह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताएं आपको कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका पाई बटा 2 माइनस सी से छोटा रहा, तो वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन पाई बटा 2 माइनस सी से छोटा रहा, कैसे निकालेंगे? तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे, 90 डिग्री से घटा देंगे और देख लेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन छोटा है कि बड़ा है। अगर पाई बटा 2 माइनस सी से छोटा रहा डेविएशन का वैल्यू ग्राफ में, ये हमेशा देखना, तो आई का वैल्यू जो है आपका, आई का वैल्यू 2 निकलेगा। एक ये वाला फॉर्मूला से स्टार्टिंग में जो निकालने का तरीका बताएं,
और एक ही ये वाला फार्मूला से 21 है। इसे तो आसानी से भैया डेविएशन क्या कर देना है, पाई माइनस 2c, क्या कर देना है, पाई माइनस 2c, काम बन गया, बस यहां से आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये वाला हटा रहे हैं, ये नीचे वाला पोर्शन पॉज करके लिख लीजिएगा। अगर ध्यान से देखिएगा कि अगर डेविएशन पाई बटा 2 माइनस सी से बड़ा है, अच्छा इसमें इक्वलिटी भी है, इसमें इक्वलिटी नहीं है, अगर इससे बड़ा है तो सिर्फ देखो एक वैल्यू आएगा, वो भी ये वाला फॉर्मूला से, ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, बस ध्यान से देख लें, ये एक वैल्यू आएगा भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एक वैल्यू मात्र आएगा। तो आपको फील आ गया होगा कि किस तरीका से ये डिजाइन किया गया। जैसे इससे रिलेट करके अगर क्वेश्चन करें, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर बोल दिया कि कोई पार्टिकल जो है ये 2 है, ये 1 है, ऐसे जा रहा है एंड एंगल ऑफ डेविएशन जो है आपका 15 डिग्री है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 15 डिग्री है। एंड यहाँ पर बोला फाइंड आई, कितना आई ले, ये वाला आई बताएं। क्लियर हो गया। अब भाई जेई मेन में पूछता तब तो सीधा सीधी भी करते हैं, हालांकि जेई मेन में यहाँ से इस लेवल का सवाल कभी पूछ ही नहीं सकता, नीट में भी नहीं पूछ सकता क्योंकि और कम है, लेकिन बाई चांस अगर एडवांस में पूछ देता है तो बाद में फिर नीट और जेई मेन में रिवाइज कराता है, इसीलिए हम लोग रेयर केस में इसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए डेविएशन 15 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल कितना, क्रिटिकल एंगल क्या छोटा वाला बड़ा, तो 30 डिग्री। तो बताएं क्या जो डेविएशन है क्या पाई बटा 2 माइनस सी करेंगे तो क्या ये 60 डिग्री से छोटा है कि नहीं है। देखिए ये जो है क्या पाई बटा 2 माइनस सी से छोटा है, तो यहाँ पर दो वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एक तो कौन सा, एक तो डायरेक्ट जो हम लोग किए थे पहले यहाँ पर आर निकाले थे, फिर एंगल ऑफ डेविएशन आर माइनस आई किए थे, ये वाला से पहला। और दूसरा डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना, पाई माइनस 2c से। तो एक तो आंसर डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा, सी कितना 15 डिग्री, तो 15 दूनी 30, तो 180 में से ध्यान से देखिएगा पाई माइनस 2c है, सॉरी 2c से, सी ना डेविएशन कितना 2c कितना होगा आई, सी नहीं लिखना है, पाई माइनस 2i होगा, सी के जगह आई हो जाएगा। और ये कितना डिग्री है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री और पाई माइनस 2i, तो 2i उधर ले जाएंगे तो पाई माइनस 15 तो 165, तो आई बराबर कितना 165 बटा 2। ध्यान से देख लीजिए, ये हर केस में 2c थोड़ी ना होगा, 2i ना होगा। एक बार भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक तो डायरेक्ट इससे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब भी पाई माइनस 2c से एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ छोटा रहे तो वहां से दो वैल्यू निकलता है, एक तो डायरेक्ट r निकालें और यहाँ से, और दूसरा यहाँ से सोच के पाई माइनस 2i से, दोनों जगह से होगा। तो ये कब पता चलेगा, जब तक ग्राफ नहीं पता रहेगा, जब तक ग्राफ का नॉलेज हमको नहीं होगा तब तक हमें कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर है। तो चलिए आगे का काम, ये हमारा जो है TIR और क्रिटिकल एंगल आपका समाप्त हुआ। TIR क्रिटिकल एंगल देखिए, हम पूरा सेटअप बता देते हैं। आज TIR क्रिटिकल एंगल हुआ, अगले क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस बता देंगे, उसके अगले क्लास में आपका लेंस का कहानी बता देंगे। डेरिवेशन तो कराना है नहीं इसमें, सिर्फ डेरिवेशन हम बोल चुके हैं कि ऑलरेडी जो भी 5 नंबर वाला जो डेरिवेशन रहेगा हम आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपको ऑफलाइन क्लास में बता दिया जाएगा। जितना भी डेरिवेशन होगा सारा चैप्टर का डेरिवेशन आपको बता दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एंड 11th के लिए भी न्यूटन्स लॉ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे वीडियो डाल रहे थे पर उसको रोक दिए हैं क्योंकि वो पूरा न्यूटन्स लॉ से स्टार्टिंग से हम बताएंगे। न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन आपका सर्कुलर मोशन इससे चलते रहेगा, तो 11th का वीडियो इसलिए रुका हुआ है। ये वाला आपको हम ऑप्टिक्स, दोनों ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे ऑनलाइन, वेव ऑप्टिक्स भी और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी, दोनों जो है आपका ऑनलाइन ही खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।